अगर आपको कोई गलत तरीके से टच कर रहा है और फैमिली में आप बता नहीं पा रहे हैं और वो आपकी फैमिली से संबंधित एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है और वो आपकी आंखों के सामने रहता है, ये ट्रॉमा क्या है वो वही समझ सकते हैं जिन्होंने इसको भुगता है। मैंने खुद ऐसे पर्सनली काफ़ी केसेस देखे जी, जिसमें अगर बच्चा जाके बता भी देता है जी, लेकिन उस पर कोई एक्शंस नहीं लिए जाते हैं। इवन माँ खुद बोल देती है कि नहीं नहीं बेटा चुप रहो, ये तो तुम्हें ही गलत फहमी हो गई है, तुम्हें पता नहीं चला, ऐसा नहीं होगा। एज ए रिजल्ट फैमिली मेंबर्स द्वारा किए जाने वाला बैड टच और सेक्सुअल अब्यूज हमारे यहाँ कल्चर का पार्ट ना बन जाए, इसीलिए हमें काम करना चाहिए कि बैड टच केवल लड़कियों के साथ नहीं होता। समाज में एक बड़ी गलत फहमी है बिल्कुल। कि बैड टच तो केवल लड़कियों के साथ होता होगा, फिर हम बताते हैं कि नहीं यार 53% केस तो लड़कों के साथ होते हैं, 47% लड़कियों के साथ होते हैं। तो जो खतरा छोटी लड़कियों को है उतना ही खतरा छोटे लड़कों को है कि बैड टच केवल मेल नहीं करते, कि आप कभी गलत फहमी में हो कि बैड टच केवल मेल करते हैं, फीमेल भी बैड टच करती है। और तीसरी गलत फहमी, आज तक लोगों को लगता था कि ज्यादातर बैड टच स्ट्रेंजर करते हैं। हम ये बताते हैं कि 70% मामलों में जान पहचान के नो लोग होते करते हैं। हैं, पर ये सर वो केसेस है ना जो रिपोर्ट हो रहे हैं। जो रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 70% केस तो रिपोर्ट ही नहीं होते। मैं सत्यमेव जयते कार्यक्रम से काफी प्रभावित था, जिसकी एक एपिसोड में कन्या भ्रूण हत्या और राजस्थान को हाईलाइट किया गया था। सोनोग्राफी मशीन या कोई भी डायग्नोस्टिक तकनीक आई थी मरीजों के भले के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लालची लोगों ने इसका उपयोग गर्भ के शिशु का लिंग पता लगाने के लिए भी करना शुरू कर दिया। हालांकि मकसद था कि गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य कैसा है। और सबसे बड़ा दोष हमारी मेंटेलिटी का है, हमारे समाज के माइंडसेट का है, सन प्रेफरेंस का है, लड़कियों को पैदा नहीं होने देने की परंपराओं का भी दोष है। पूरे भारत में राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सोनोग्राफी मशीन्स पर एक्टिव ट्रैकर लगाया गया है और माननीय हमारी हाई कोर्ट ने इस डिसीजन को कंटिन्यू किया है, क्योंकि इसका डॉक्टर्स के द्वारा या सोनोलॉजिस्ट के द्वारा विरोध भी किया गया था। तो ये जो लड़कियों को मारने की हमारी सोच है वो हमारी बहुत सारे इन फैक्टर की वजह से है। कुछ जातिगत भी हो सकती हैं, कुछ धर्मगत हो सकती हैं, कुछ ये मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल रीज़न है, कुछ सिक्योरिटी रीज़न है। लेकिन जो भी रीज़न है उस जीव का कोई कसूर नहीं है, मैं तो इस बात पे चलता हूँ। वो जीव गर्भ में आया है, उसको जीने का अधिकार है और उस जीव को केवल इसलिए नहीं मारा जा सकता कि उसका लिंग जो है वो लड़की है। तो हमारी कोशिश ये रहती थी कि हम डिकोय ऑपरेशन करें, हम ऐसे लोगों का पता लगाएं, हम इनको जेल में डालें। जो भी दलाल या डॉक्टर या फर्जी सेंटर या सोनोग्राफी की मशीन वाले लोग कहीं भी पहले गर्भवती महिलाओं को बुलाकर उनके गर्भ की जांच करते थे, लिंग का पता लगाते थे और अगर लड़की है तो उसको अबॉर्ट कर देते थे। और आप जानते हैं कि राजस्थान की जो चाइल्ड सेक्स रेशो है, 1000 लड़कों के मुकाबले केवल 888 लड़कियां गिनी गई, यानी कि 112 का फर्क आ चुका था और भविष्य में इसके काफी बुरे रिजल्ट आते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने 16, 17, 18 में कानून का पालन करते हुए स्टिंग ऑपरेशंस किए, डिकॉय ऑपरेशंस किए और हमने 110 ऑपरेशन से 300 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा और उनको सजा दिलवाने के लिए प्रयास किया। लड़कियां कीमती हैं हमारे परिवारों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। और हम लोगों ने इस अवेयरनेस कैंपेन में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया था। डेफिनेटली जब आप आईएएस में आ रहे हैं तो चैलेंजेस के लिए ही आ रहे हैं, आपके लिए कोई केक वॉक तो होना नहीं है इसमें। आज हमारे समाज में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे हम लड़ने की बजाय कभी-कभी उन पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, जिनसे गुनाह करने वालों को शय मिलती है और उनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द लीजेंड शो में। मैं हूँ ज्योति जांगिड और आज है हमारे साथ में बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर नवीन जैन, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं और उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं, जिन्होंने कलेक्टर के पद पे रहते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में कई सराहनीय कार्य किए हैं। वर्तमान में आप राजस्थान के फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हैं। स्वागत करते हैं उनका हमारे शो में, बने रहिए इस खास मुलाकात में। नमस्कार सर, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो हम आपकी जर्नी जानना चाहेंगे। हम शुरुआत करते हैं आपके इंट्रो से। हम जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपने कैसे एक आईएएस ऑफिसर के तौर पे जर्नी शुरू की, कैसे आपकी स्कूलिंग रही, एक छोटे से गांव से निकल के आपने कैसे इस जर्नी को शुरू किया, जानना चाहेंगे सर।
मैं हरियाणा के एक कस्बे से आता हूँ, नरवाना, और मेरी जो स्कूलिंग है वहीं से हुई। और उसके बाद मैंने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में एडमिशन लेके बीकॉम ऑनर्स किया। साथ-साथ मैंने कंपनी सेक्रेटरी शुरू कर दिया था, और उसके बाद मैंने कॉमर्स से 2-3 डिग्रियाँ और लेके मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने के लिए तैयार था। और मेरा शुरू से ही था कि मैं गवर्नमेंट में जॉइन नहीं करना चाहता हूँ, आईएएस मेरा कोई बचपन का सपना नहीं था। और मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में अपनी डिग्रीज़ पूरी करके जॉइन किया। मैं दिल्ली में एसआरओएल में सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में था। उसी दौरान अचानक से एक डेस्टिनी आपको जहाँ लेके जाना चाहती है, वो लेके जाती ही है। तो मेरा ये आइडिया बना कि मुझे एक बार यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन देना चाहिए। तो मैंने 99 में पहला अटेम्प्ट लिया। उसमें मैं इंटरव्यू तक गया था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन दूसरे प्रयास में मुझे सफलता मिल गई और मुझे काडर के रूप में राजस्थान मिला, और इस तरह से मैं आईएएस बना 2001 बैच में, और मैंने राजस्थान में ज्वाइन किया। ट्रेनिंग के बाद 2002 में जोधपुर में मेरी ट्रेनिंग हुई। 2003 में सर्विस में कंफर्म होने से लेके आज 2025 में मैं अगर 22 साल की मेरी जर्नी को देखता हूँ, तो मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। मैं फील्ड में रहा, एसडीएम भी बनते हैं हम लोग। फिर मैं 4 जिलों में कलेक्टर भी रहा। उसके बाद विभिन्न डिपार्टमेंट्स देखने का मौका मिला। ज़्यादातर मुझे सोशल डिपार्टमेंट्स देखने को मिले हैं मेरी अभी तक की जर्नी अगर मैं आपको बताऊँ, 2011 से 2025 के बीच में। मुझे सेटलमेंट डिपार्टमेंट, कॉलेज एजुकेशन, और मेरा एक बड़ा टेन्योर एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी रहा, और हेल्थ डिपार्टमेंट में भी रहा एमडी एनएचएम के तौर पे। मुझे 4.5 साल एमडी एनएचएम के तौर पे बहुत अच्छे काम करने का मौका मिला, और वो मेरा अभी तक का सबसे बड़ा और सबसे सैटिस्फाइंग टेन्योर रहा है। कोरोना के टाइम में मैं सीएमडी रोडवेज था, तो मुझे उस समय भी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं मज़दूरों को उनके घर पहुंचा सकूं। तो सरकार में रहते हुए जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या चैलेंजिंग असाइनमेंट्स आपको मिलती हैं, वो सब करते हुए मैं अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में वित्त सचिव व्यय और बजट के पद पे कार्यरत हूँ। तो सर आप जैसे कि हमें जानने को मिला कि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जी तो हरियाणा से आपका राजस्थान की तरफ रुख होना, जी। तो कुछ कल्चरल डिफरेंस भी आपने फेस किए होंगे। मैं कैस समझता हूँ कि हरियाणा और राजस्थान में बेसिकली तो बहुत फ़र्क नहीं है, हम्म क्योंकि हमारे स्टेट्स काफ़ी मायनों में एक जैसे हैं, और दोनों की सीमाएं आपस में मिलती हैं। और हरियाणा वालों का राजस्थान में आना जाना भी चलना बहुत ही नेचुरल है। हमारी यहाँ पे कोई ज़्यादा पहचान या रिश्तेदारी नहीं थी मेरे सिलेक्शन से पहले। तो इसीलिए जब मैं 2001 में मुझे एक आर्डर मिला, तो मेरे लिए बहुत अच्छा ही था ये। मैं इसको बहुत ही अच्छे वे में लिया, और वैसे भी राजस्थान काडर की डिमांड हमेशा रही है, क्योंकि यहाँ ब्यूरोक्रेसी में काम करने के बहुत अच्छे अवसर हैं, और जनता ऑफिसर्स को काफ़ी सहयोग भी करती है, और यहाँ पर अच्छा काम करने पर रिकॉग्निशन भी मिलती है। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा चेंज था, पॉजिटिव चेंज ही मानता हूँ मैं। और चैलेंजेस क्या क्या रहे सर? देखिए, चैलेंजेस तो रहेंगे, आप चाहे नागालैंड में रहें, चाहे आप हरियाणा में रहें, और आप चाहे राजस्थान में आ जाएं, हर जगह के अपने अपने चैलेंजेस रहेंगे। किसी ज़िले में विकास मुद्दा रहेगा। अगर मैं 12 ज़िले में कलेक्टर था, तो शहरिया जनजाति का विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। अगर मैं करौली में कलेक्टर था, तो उस समय गुर्जर आंदोलन के हिसाब से जो परिस्थितियाँ बन गई थी लॉ एंड ऑर्डर की, उनको कंट्रोल करना एक प्रायोरिटी बन गया था। इसी तरह से हनुमानगढ़ था, तो वहाँ कृषि रिलेटेड नहरी समस्याएँ, किसान से संबंधित आंदोलन वगैरह काफ़ी प्रोमिनेंटली चलते हैं। तो अलग-अलग राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तरह के चैलेंजेस तो रहेंगे। और जब आप डिपार्टमेंट्स में आते हैं, तो आप जानते ही हैं कि शिक्षा विभाग होगा तो अलग तरह की प्रॉब्लम्स रहेंगी। मेडिकल में आप जानते हैं कि सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, तो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ समय पे मिलनी चाहिए, एम्बुलेंस चलती रहनी चाहिए, डॉक्टर समय पे अवेलेबल होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें सुनिश्चित करना एज़ ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारी ड्यूटी में शामिल है। तो बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन डेफ़िनेटली जब आप आईएएस में आ रहे हैं, तो चैलेंजेस के लिए ही आ रहे हैं। आपके लिए कोई ट्रू। केक वॉक तो होना नहीं है इसमें तो। सर अभी आपने बताया कोरोना के टाइम पे भी आप मेडिकल डिपार्टमेंट में थे। नहीं, मैं कोरोना के समय रोडवेज में था। ओके, रोडवेज में थे जी, आप। जी। तो कोरोना के टाइम पे सर कैसे कैसे डिफिकल्टीज आपको फेस करने को मिली? देखिए, कोरोना के समय में आप जानते ही हैं कि जब पहला वेव आया हम्म 2020 में, मार्च में, उस समय किसी को आइडिया नहीं था कि ये क्या हम्म टर्न लेगा। वैक्सीन आया नहीं था, दुनिया को पता नहीं था कि इसका क्या इलाज होगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि सारे हम्म जहाज, सारी रेल, सारी ट्रेन, सारी बस खड़ी हो जाएंगी और हम सब अपने हम्म घरों में बंद होंगे। वी नेवर इमेजिन्ड। तो हम्म परिस्थितियाँ काफ़ी अबनॉर्मल थी, और मैं उस समय राजस्थान रोडवेज में सीएमडी के पद पे था। तो हमारे लिए चैलेंज ये था कि हम घरों में नहीं रह सकते थे,
या हमारा विभाग ऐसा नहीं था जो उस समय गवर्नमेंट हो गया था। हम ज़्यादा एक्टिव डिपार्टमेंट में आ गए थे और हमें ये असाइनमेंट उस समय दिया गया था सरकार द्वारा कि राजस्थान के मजदूर जहाँ कहीं भी जिन राज्यों में हैं वहाँ से उनको लाया जाए और हमारे स्टेट में किसी दूसरे स्टेट के मजदूर या अन्य वर्ग के व्यक्ति अगर फंस गए हैं तो उनको संभवतः उनके राज्य में छोड़कर आया जाए। तो राजस्थान रोडवेज उस समय एक ऐसा डिपार्टमेंट था जो फुल्ली एक्टिव हो के ये काम कर रहा था और एक आंकड़े के हिसाब से 5 लाख से ज़्यादा मजदूरों को हमने अपने घरों तक पहुंचाया। और वो बेसिकली मजदूर कहाँ से थे, मतलब राजस्थान से ही, राजस्थान में ही अपने वो दोनों उनको तरह का भेजा? मैंने आपको बताया ना, हम्म जैसे हमारे मजदूर कश्मीर में फंस गए थे, हम्म नीचे आंध्र प्रदेश में थे, हम उत्तराखंड से भी लेके आए राजस्थान के हम्म मजदूरों को। और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के काफ़ी मजदूर थे जो जैसलमेर में काम करते हैं, हम्म बीकानेर में काम करते हैं। हमने उनको उनके वहाँ से लिया। अब से देखिए जैसलमेर और बीकानेर से बसों को भर के झालावाड़ बॉर्डर पे उनको छोड़ा गया, कई बार कई लोगों को ग्वालियर तक छोड़ा गया। तो इस प्रकार से हमारे मजदूरों को यहाँ लाया गया और दूसरे स्टेट के मजदूरों को उनके स्टेट्स के बॉर्डर्स तक या अंदर तक भी छोड़ा गया। तो ये दोनों तरह का काम हुआ। और सर इसके बाद में आपने कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर भी काफी काम किया है। कन्या भ्रूण हत्या पे काम मैंने 2014 से 18 के बीच में, जब मैं MD-NHM था उस दरमियान किया। 2014 में जब मैं MD-NHM बना तो मुझे पता नहीं था कि एक लंबा टेन्योर होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे 2015 के अंत तक मुझे ये पता चला कि राजस्थान में जो कन्या भ्रूण हत्या के संबंध में PCPNDT कानून है, इसकी पालना हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और मेरा शुरू से ही था कि मैं इस बारे में कुछ करूं। मैं सत्यमेव जयते कार्यक्रम से काफ़ी प्रभावित था, जिसकी एक एपिसोड में कन्या भ्रूण हत्या और राजस्थान को हाईलाइट किया गया था। उसी से प्रेरित होकर मैंने 2016 में डॉक्टर साहब प्रीशियस कैंपेन शुरू किया। हम लोग कानून का पालन तो करवा ही रहे थे, यानी कि हम डिकॉय ऑपरेशन, जिसको स्ट्रिंग ऑपरेशन आपकी लैंग्वेज में बोलते हैं, वो कर रहे थे। जो भी दलाल या डॉक्टर या फर्जी सेंटर या सोनोग्राफी की मशीन वाले लोग कहीं भी पहले गर्भवती महिलाओं को बुलाकर उनके गर्भ की जांच करते थे, लिंग का पता लगाते थे और अगर लड़की है तो उसको अबॉर्ट कर देते थे। और आप जानते हैं कि राजस्थान की जो चाइल्ड सेक्स रेशो है, यानी कि 6 साल तक के बच्चों में लड़के और लड़कियों का जो रेशो है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। 2011 में ये काफ़ी नीचे चला गया था। 1000 लड़कों के मुकाबले केवल 888 लड़कियां गिनी गई, यानी कि 112 का फर्क आ चुका था और भविष्य में इसके काफ़ी बुरे रिजल्ट आते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने 16, 17, 18 में कानून का पालन करते हुए स्टिंग ऑपरेशंस किए, डिकॉय ऑपरेशंस किए और हमने 110 ऑपरेशन से 300 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा और उनको सज़ा दिलवाने के लिए प्रयास किया। और इधर से आम जनता को ये प्रेरित किया कि लड़कियां इंपॉर्टेंट हैं, लड़कियां कीमती हैं हमारे परिवारों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। और हम लोगों ने इस अवेयरनेस कैंपेन में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया था। हम लोगों ने 24 जनवरी जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, उस दिन पूरे राजस्थान में एक साथ 10 लाख से ज़्यादा युवाओं को जागृत किया, जिसके लिए हमने 5000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स तैयार किए थे। तो इस तरह से हमारा पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड जनवरी 18 में बना। तो 24 जनवरी 18 के उस रिकॉर्ड के बाद राजस्थान में PCPNDT एक्ट के बारे में काफ़ी जागृति आई। लोगों ने कन्या भ्रूण हत्या के संबंध में सोचना शुरू किया और PCPNDT एक्ट की पालना में राजस्थान पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उभर कर आया। और आपको जान के खुशी होगी कि सत्यमेव जयते की टीम को भी मैंने इनवाइट किया बाद में कि आप लोगों ने 2012 में राजस्थान को जिस तरह से दिखाया था, 6 साल में राजस्थान ने उस तस्वीर को बदला है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मंच पर वो सारे लोग आए और उन्होंने प्राउड मोमेंट कि उन्होंने हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे DGP साहब की उपस्थिति में ये कहा कि वाकई में जिस तरह के कार्य राजस्थान में पिछले 3-4 साल में हुए हैं वो काबिल तारीफ़ हैं, वो भारत के लिए एक प्रेरणा है। और एज ए ब्यूरोक्रेट मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला कि हम लोगों ने राजस्थान के एक कलंक को धोने के लिए प्रयास शुरू किए और आज काफ़ी अच्छी स्थिति बता रहे हैं। मैं तो डिपार्टमेंट को 7 साल पहले छोड़ चुका हूँ, लेकिन वो चीज़ें मेंटेन रही काफ़ी हद तक। और मुझे उम्मीद है कि अगले साल जब जनगणना होगी, क्योंकि 2021 में जनगणना हमारी नहीं हुई है, लेकिन जो 2026 में जनगणना होगी तो डेफिनेटली राजस्थान का जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो बढ़ा हुआ आएगा और हम उन विरले राज्यों में शामिल होंगे जहां ये रेशो काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ होगा। श्योर सर, बेसिकली लोगों को ये तो मालूम है कि सेक्स डिटर्मिनेशन करना एक वो बैन अपराध है, लेकिन ये PCPND एक्ट है क्या बेसिकली वो नहीं मालूम है जी। तो आप बताना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं बताना चाहूँगा। देखिए क्या है कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए
1990s में प्रयास शुरू हुए, 1990 के दशक में, और तब तक सोनोग्राफी मशीन हर गांव कस्बे तक पहुंच गई थी। सोनोग्राफी मशीन या कोई भी डायग्नोस्टिक तकनीक आई थी मरीजों के भले के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लालची लोगों ने इसका उपयोग गर्भ के शिशु का लिंग पता लगाने के लिए भी करना शुरू कर दिया। हालांकि मकसद था कि गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य कैसा है, लेकिन लोगों ने कहा कि जब आप शिशु को देख ही रहे हैं तो लिंग भी बता दीजिए, और डॉक्टर्स को इसमें एक्स्ट्रा पैसा मिलने लगा। कुछ हमारे टेक्नीशियंस का दोष रहा, और सबसे बड़ा दोष हमारी मेंटेलिटी का है, हमारे समाज के माइंडसेट का है, सन प्रेफरेंस का है, लड़कियों को पैदा नहीं होने देने की परंपराओं का भी दोष है। और पीसीपीएनडीटी एक्ट इसलिए आया था कि सीधे तौर पे कोई एक्ट ऐसे नहीं बनाया गया कि कन्या भ्रूण हत्या निषेध एक्ट, क्योंकि कोई भी एक्ट ऐसे काम नहीं कर सकता। ये देखा गया कि कन्या भ्रूण हत्या तभी होगी जब ये पता लग जाएगा कि लिंग क्या है। तो लिंग को पता लगाने वाली तकनीकों का रेगुलेशन करने का काम ये करता है, पीसीपीएनडीटी, है ना। तो ये आप अगर कंसेप्शन से पहले, यानी कि अगर बच्चा पैदा होने से पहले या बच्चे की प्लानिंग के समय में अगर आप ये कोशिश करते हैं कि मुझे लड़का ही पैदा हो, और जो भी टेक्निक इसमें आपकी मदद करती है उसको प्रोहिबिट करना और उसको रेगुलेट करना। इसके तहत 3-4 जो मेन कानून है उसमें ये भी है कि अगर आप कभी किसी गर्भवती महिला की सोनोग्राफी करेंगे तो आपको पहले उसकी सारी डिटेल भरनी पड़ेगी कंपलसरी। अगर आप वो डिटेल नहीं भरते हैं तो ये अपराध है। उस डिटेल को बाद में फॉलो किया जा सकता है कि कितनी गर्भवती महिलाएं थी, उनमें से कितने गर्भवती महिलाओं ने अबॉर्शन करवाया या उनका गर्भ अपने आप किसी नेचुरल या एक्सीडेंट की वजह से गिरा है। तो ये एक टेक्निक इसलिए रखी गई, और डेफिनेट सी बात है कि राजस्थान ने तो उससे भी एक कदम आगे बढ़ के सभी सोनोग्राफी मशीन पर एक्टिव ट्रैकर लगवाया था, ताकि अगर कोई गर्भ शिशु की जांच के समय गलत प्रकार से और कोई जांच भी कर रहा है तो उसका वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, और अगर शिकायत होती है तो उस वीडियो को एक्टिव ट्रैकर से रिट्रीव करके डाटा को हम ये पता लगा सकें कि क्या इस तरह का कोई प्रयास हुआ था। पूरे भारत में राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सोनोग्राफी मशीन्स पर एक्टिव ट्रैकर लगाया गया है, और माननीय हमारी हाई कोर्ट ने इस डिसीजन को कंटिन्यू किया है, क्योंकि इसका डॉक्टर्स के द्वारा या सोनोलॉजिस्ट के द्वारा विरोध भी किया गया था। और इसके प्रावधान क्या रहते हैं सर? इसमें बेसिकली क्या जस्टिस रहता है, क्या उनको सजा मिलती है क्रिमिनल्स को जो पाए जाते हैं, दोषी पाए देखिए, जाते हैं उनको? इसमें क्रिमिनल वर्ड तो मैं यूज ही नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें क्रिमिनल हैं परिवार के लोग, True. और इसमें कोई गैंग काम नहीं करता है, कोई ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स का ग्रुप नहीं है। परिवार के जिन सदस्यों को ऐसा लगने लगता है कि भाई हमारे घर में पहले से लड़की है, अब लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए, या कई परिवार सोचते हैं कि पहली लड़की भी नहीं होनी चाहिए हमारे, तो वो लोग इन टेक्निक्स का सर इस्तेमाल इसके करते पीछे हैं। क्या मानसिकता होगी? ये ऐसा क्यों विचार लोगों के मन में रह रहा है कि लड़की नहीं होनी चाहिए? इसके कारण तो बहुत ऑब्वियस है। आप जानते हैं कि राजस्थान की आप बहुत सारी परिस्थितियां देखेंगे तो कुछ परिस्थितियां हिस्टोरिकल भी निकल के आएंगी कि कुछ कास्ट के अंदर इस तरह का रहा है कि वो लड़कियों को पैदा नहीं होने देते थे। आप देखेंगे आपकी बहुत सारी कहानियां किस्से ऐसे आते हैं। और वहीं सर प्राचीन काल में बहुत वीरांगनाएं भी रही हैं, तो देखिए, अगर वीरांगनाएं हमेशा रहेंगी, वीरांगनाएं रही हैं, रहेंगी, लेकिन हम इस समय बात कर रहे हैं कि समाज के एक बहुत बड़े तबके में जो जो लड़कियां हैं, आपको ध्यान होगा मिसिंग डॉटर्स ऑफ इंडिया एक बात आई थी कि पूरे भारत में ही एक ट्रेंड चल गया था। राजस्थान तो वन ऑफ दो स्टेट है जहां पर ये ज़्यादा हुआ। हरियाणा की स्थिति भी बहुत खराब है जो मेरी जन्मभूमि है, और राजस्थान की स्थिति भी खराब है, और कुछ और स्टेट्स हैं जिनकी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन सभी स्टेट्स ने अच्छा काम किया है। 2011 से 2025 के बीच में हरियाणा में भी बेटियों को बचाने के लिए काफ़ी काम हुआ, राजस्थान में भी काम हुआ है। तो हमारी सोच कि बेटी का विवाह करना पड़ेगा, दहेज देना पड़ सकता है, दूसरा बेटा मेरी अग्नि नहीं लगाएगा तो मैं मोक्ष नहीं जाऊंगा, या मेरे को शांति नहीं मिलेगी, या मेरा खानदान आगे कैसे बढ़ेगा, या लड़की पैदा होगी तो मैं इसकी सिक्योरिटी सेफ्टी में लगा रहूंगा, लड़का तो कहीं भी घूम लेगा। ये सारी चीज़ें काम करती हैं, ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं। लेकिन एक लड़की जो गर्भ में आ गई है, अब वो जिस भी वजह से, आप जानते हैं कि बायोलॉजिकल रीज़न है, और मैं तो मानता हूँ कि भगवान तो 50-50 पैदा करता है मेल फीमेल, तभी तो दुनिया में बैलेंस बना हुआ है बिल्कुल। लाखों सालों से, हजारों सालों से। तो ये जो लड़कियों को मारने की हमारी सोच है वो हमारी बहुत सारे इन फैक्टर की वजह से है। कुछ जातिगत भी हो सकती हैं, कुछ धर्मगत हो सकती हैं, कुछ ये मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल रीज़न है, कुछ सिक्योरिटी रीज़न है। लेकिन जो भी रीज़न है उस जीव का कोई कसूर नहीं है, मैं तो इस बात पे चलता हूँ। वो जीव गर्भ में आया है, उसको जीने का अधिकार है,
और उस जीव को केवल इसलिए नहीं मारा जा सकता कि उसका लिंग जो है वो लड़की है। लड़की। तो हमारी कोशिश ये रहती थी कि हम डिकोय ऑपरेशन करें, हम ऐसे लोगों का पता लगाएं, हम इनको जेल में डालें। जब इनको हम पकड़ते हैं, इनको हम लोग कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत करते हैं, हम अपने सबूत पेश करते हैं, उधर से ये अपने डिफेंस लॉयर के थ्रू अपना बचाव करते हैं। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि राजस्थान में पिछले 10 साल में काफ़ी लोगों को पीसीपीएनडीटी एक्ट में सज़ा मिली है, और मैं मानता हूं कि पूरे भारत में पीसीपीएनडीटी एक्ट में सबसे ज़्यादा सजाएं अगर मिलती हैं तो वो राजस्थान उनमें अग्रणी राज्य है। और एक अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ तैयार हुआ है, और मुझे लगता है कि उस एनवायरनमेंट को आगे भी अगर हम जारी रखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि 2026 की जनगणना में हम बहुत अच्छे राज्य साबित होंगे, और जो 30-40 साल से हम लोग माइनस या नेगेटिव ट्रेंड फेस कर रहे थे वो इस बार पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। हाँ, ये काफ़ी चेंजेस तो आए हैं, जहाँ पे लड़कियों को पैदा करने से ही लोग डरते थे, वहाँ पे आज लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, जी उनको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। जी। पहले होता था नाबालिग का ही विवाह कर दिया जाता था, बाल विवाह हो जाते थे। बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे यहाँ, स्त्री पक्ष से संबंधित कोई समस्याओं का अंत नहीं है। हुँ, और उनमें से ये भी थी कि उसको पैदा नहीं होने दें, पैदा हो गई तो उसको इग्नोर कर दें, पैदा हो गई है तो उसको बराबर का अवसर नहीं मिलता है, हुँ, हुँ, लड़के को टैलेंट नहीं होने पे भी प्रमोट किया जाता है, लड़कियां अगर अपने टैलेंट से अच्छी जगह एडमिशन ले ले तो दूरी देख ली जाती है कि वो वहाँ बिल्कुल। रहेगी कैसे। तो वो भेदभाव तो इवन अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों में भी देखा जाता है। हुँ, और आपको जान के हैरानी होगी कि 2011 की जब जनगणना हुई थी और चाइल्ड सेक्स रेशो गिना गया था, तो सबसे कम राजस्थान का जो चाइल्ड सेक्स रेशो आया था वो झुंझुनू और सीकर का आया था। जबकि ये दोनों जो जिले हैं पढ़े-लिखे जिले ये हैं। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, संपन्न और अवेयरनेस के मामले में अग्रणी जिले हैं। आई एग्री सर, बिकॉज़ तो मैं तो खुद जहाँ झुंझुनू से ज़्यादा बिलॉन्ग करती अवेयरनेस हूँ। है, जहाँ ज़्यादा अवेयरनेस है, जहाँ ज़्यादा पैसा है, जहाँ ज़्यादा जानकारी है, शिक्षा है, वहाँ पर ज़्यादा फीमेल फिटिसाइड भी है। और सत्यमेव जयते में इसकी थ्योरी भी बताई गई थी। हुँ, तो हम कन्विंस थे। और मैं आपको बताते हुए मैं क्या बताऊं कि जब हम लोग ये डिकॉय ऑपरेशन कर रहे थे, मैक्सिमम कार्रवाई सीकर और झुंझुनू में ही हुई, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये वहाँ पर पाया गया कि वहाँ पर सोनोग्राफी मशीन का दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। और लड़कियों का मतलब जैसे ही लिंग का पता लगता है, अबॉर्शन का पूरा एक स्कैंडल वहाँ चल रहा है। काफ़ी कार्रवाइयाँ होने के बाद मुझे बताते हुए खुशी भी है कि 2019 और 20 में इन्हीं 2 जिलों को अवार्ड भी मिला था, क्योंकि यहाँ सेक्स रेशियो में इंक्रीज़ हुआ था। तो बुरी चीज़ों से ही अच्छे समाधान निकलते हैं, ऐसा भी हो सकता है। हुँ। बिल्कुल सर, बिकॉज़ मैं खुद झुंझुनू से बिलॉन्ग करती हूँ, मैंने खुद बचपन से यही चीज़ें देखती आ रही जी, हूँ। लड़की में क्या डिफ़रेंस है, लड़के में क्या डिफ़रेंस है, वो सब देखती आ रही हूँ मैं। हाँ, हालाँकि अभी काफ़ी चेंजेज़ आए चेंज आ हैं, गया है। जी, काफ़ी बिल्कुल। चेंजेज़ आए हैं। झुंझुनू की लड़कियाँ, सीकर की लड़कियाँ आप देखिए हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बिल्कुल। अच्छे रैंक्स ले रही हैं, काफ़ी संख्या में सेलेक्ट हो रही हैं, और राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में अपनी हुँ, सेवाएँ हुँ। दे रही हैं। तो माइंडसेट में चेंज तो आया ही है, हुँ, हुँ, डेफ़िनिटली आया हुँ। है। और सर आपने इसके बाद में चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में भी काम किया, जी। गुड टच, बैड टच के बारे में भी। तो बेसिकली ये थॉट आपके दिमाग में आया कैसे कि आपको ये इनिशिएट करना है, इसके बारे में किसी किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा। जी। ये आपके थॉट कैसे आया सर दिमाग में? देखिए, एक हमारे देश में कंसेप्ट ये है कि हमें हमेशा सिटीज़न्स के तौर पे ये याद कराया जाता है कि ये सारा काम सरकार, पुलिस, प्रशासन का है। हुँ, और हुँ। हम इसमें ये भूल जाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे घरों में गलत हो रही हैं, हुँ, हुँ। हमारी आसपास की सोसाइटी में गलत हो रही है, और हर चीज़ सरकार, पुलिस, प्रशासन नहीं देख सकता। वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ भूमिका तो निभानी पड़ेगी। या तो हम केयरफुल रहें, या हम गलत चीज़ को आगे लाने में अग्रणी रहें। हमें ये भी सिखा दिया गया है कि दूसरे के पचड़े में नहीं पड़े। देखिए, दूसरे के पचड़े बिल्कुल। में नहीं पड़े तो बहुत अच्छा सेंटेंस हो सकता है। हुँ, हुँ। या दूसरे की आप निगरानी नहीं करें, उसकी प्राइवेसी को ऑनर करें, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम समाज में हर चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर देंगे, तो डेफ़िनिटली बहुत सारी कमज़ोरियाँ, बीमारियाँ इसमें आ जाएँगी। 2019 में समाचार पत्रों में इस प्रकार की काफ़ी खबरें चैनल्स पे आ रही थी कि 2 साल की बच्ची, 6 साल का बच्चा, 10 साल की लड़की, 12 साल की लड़की, 14 साल का लड़का, इनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, बैड टच हो रहा है, और फैमिलीज़ केवल पुलिस केस पॉक्सो एक्ट के थ्रू जो है प्रोसीड कर रही हैं। इवन पॉक्सो भी दर्ज नहीं हो रहे हैं, हुँ, हुँ। क्योंकि फैमिली मेंबर्स भी इन्वॉल्वड हैं तो छुपाया जा रहा है। तो कुल मिला के पूरे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे आस-पास इस चीज़ को छुपाने की कोशिश ज़्यादा रही, बजाए कि इसमें काम करने की।
और आप जानती हैं हम सब बच्चे रहे हैं, हम्म। हम सब एडोलसेंट किशोर रहे हैं, और हम जानते हैं कि ये ट्रॉमा कितना बुरा है। बहुत बुरा है। अगर आपको कोई गलत तरीके से टच कर रहा है और फैमिली में आप बता नहीं पा रहे हैं, और वो आपकी फैमिली से संबंधित एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है और वो आपकी आंखों के सामने रहता है, ये ट्रॉमा क्या है वो वही समझ सकते हैं जिन्होंने इसको भुगता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बच्चों को हम ये सम्मान नहीं दे पाते। सामान तो दिलवा देते हैं क्योंकि हम्म। इकोनॉमिकली बहुत अच्छे हो गए हैं सब लोग, लेकिन वो सम्मान बच्चों को नहीं मिलता है। उस व्यक्ति की इज्जत को मेंटेन करने के लिए बच्चे की बात को इग्नोर किया जाता है। बिल्कुल। बच्चे को ही मारा पीटा जाएगा, बच्चे को ही चुप कराया जाएगा। एज ए रिजल्ट फैमिली मेंबर्स द्वारा किए जाने वाला बैड टच और सेक्सुअल अब्यूज हमारे यहाँ कल्चर का पार्ट ना बन जाए, इसीलिए हमें काम करना चाहिए। और उसी में 2019 में हम लोगों ने स्पर्श कैंपेन शुरू किया। हमने कोई एनजीओ नहीं बनाया, हमने कोई ऑफिस नहीं लिया है, आज 6 साल हो गए हमें। हम केवल एक नो ऑफिस, नो CSR, नो एनजीओ मॉडल पे चलते हैं। वॉलेंट्री मूवमेंट है। व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है, फेसबुक पे एक पेज है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं मैसेज कर दीजिए, हम आपको बुला लेंगे कि हमारा अगला सेशन आप अटेंड करिए। सैटरडे के दिन हम लोग सेशंस करते हैं। मॉडल बहुत सिंपल है, कोई भी वॉलेंटियर हमें ज्वाइन कर सकता है। उसके अंदर समय और एनर्जी देने के लिए इच्छा होनी चाहिए। हम ना किसी को कोई पेमेंट करते हैं, ना ही हम किसी से कोई पेमेंट लेते हैं। ये टोटली इस देश के लिए, इस समाज के लिए हमारा एक पे बैक है कि हमें इस समाज ने कुछ दिया है, तो हम अपनी एनर्जी और अपना समय इस देश को वापस दें। तो हमारे साथ बहुत सारे वॉलेंटियर जुड़ते गए, बहुत सारे जिलों में हमारे साथ वॉलेंटियर जुड़ते गए। फिजिकली हम कभी आपस में मिले ना मिले आमने सामने किसी उसमें, लेकिन वो हमारे वीडियोस के माध्यम से या हमारे सेशंस के माध्यम से अपने आप को ट्रेन कर लेते हैं। और इसमें बहुत सारे सरकारी लोग भी हैं, इसमें बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग भी हैं, बहुत सारे मैं कहूँगा कि कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लोग भी हैं जो विभिन्न कंपनियों में काम करते हैं, हाउसवाइफ्स भी हैं और कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो समय निकाल लेते हैं। आप एक महीने में जो 4 या 5 शनिवार आते हैं, आप कोई 1-2 शनिवार तो इस देश को दे ही सकते हैं। बिल्कुल। कुछ घंटे तो आप दे ही सकते हैं। उस कंसेप्ट पे ये चला। 60 मिनट का सेशन होता है। पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों को किड्स सेशन दिया जाता है, यानी कि बैड टच कैसे पहचाने, बैड टच के टिप्स क्या हैं। और 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चे, यानी कि जो किशोर वर्ग है, 13 से 17-18 साल के जो बच्चे होते हैं, उनको हम एक अलग प्रकार का लेक्चर देते हैं जो हमने 3 साल पहले शुरू किया है। किड्स वाला तो 6 साल से चल रहा है, वो 1 घंटे का सेशन होता है। स्कूलों में हम जाते हैं, हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है, प्रोजेक्टर के माध्यम से हम दिखा देते हैं। जिन स्कूलों में प्रोजेक्टर नहीं होता है वहाँ पर हम बड़ी बड़ी फ्लैक्सी सीट ले जाते हैं 5 फीट बाय 4 फीट की, और उनके माध्यम से बच्चों को बता देते हैं। जहाँ चाह वहाँ रहा, यानी कि प्रोजेक्टर नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता। आपकी बताने की इच्छा है तो देर आर वेज। गाँव में भी जाते हैं तो गाँव में तो कई बार लाइट भी नहीं होती है, या कंप्यूटर का मतलब वहाँ पे सिंपल चीज़ें भी नहीं होती हैं, तो वहाँ पर फ्लैक्सी सीट के माध्यम से बता देते हैं। कुछ स्किट्स भी होते होंगे? नहीं, स्किट्स हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि हमारा बताने का तरीका ही इतना अच्छा रहता है। हम एग्जाम्पल्स, पुरानी स्टोरीज और कुछ सिचुएशंस बता के बच्चों के दिमाग में अपनी बातें डाल देते हैं। स्ट्रक्चर्ड मैनर में बहुत अच्छा कंटेंट हमने तैयार किया हुआ है जो बच्चों को अपील करता है। गुड टच क्या है से शुरू करके बैड टच को पहचानने की 7 तकनीकें, बैड टच होने की स्थिति बने तो उससे बचने के 3 तरीके, और 1098 हेल्पलाइन नंबर, ये कुछ मेन मुद्दों को हम बड़े तरीके से 1 घंटे में बच्चों के दिमाग में डाल देते हैं। 5 साल से 12 साल तक के बच्चों को हमें ये ज्ञान ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि अगर 5-6 साल के बच्चे को कुछ बेसिक बातें पता लग जाएंगी, तो अगर उसे स्कूल या स्कूल के आसपास या घर पड़ोस या उसकी कॉलोनी में कोई गलत टच कर रहा होगा, तो वो अपने आप को उन टेक्निक से बचा पाएगा। वरना 12-13 साल का होने के बाद जब उसे धीरे धीरे ज्ञान होगा, तो उसे दुनिया से नफरत हो जाएगी कि तो मेरे सर साथ इसके ये हो रहा अंदर है। आप अवेयरनेस का तो पूरा ध्यान रख रहे हैं, तो क्या इसके अंदर कुछ ऐसी टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जिनसे बच्चों को रिवर्ट करने में भी आसानी मिले? मतलब उनको जागरूकता तो हो रही है हर चीज़ की कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, जी, लेकिन उसमें एक्शंस उनको क्या लेने हैं वो भी उनको वो बताया मैं जाता बता है? रहा हूँ ना कि जैसे हमने उनको बताया कि बैड टच इन 7 तरीकों से, मतलब हम्म। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, हमने 7 तरीके बताए हैं कि ये 7 तरीकों से लोग आपको बैड टच कर सकते हैं। अब देखिए, फिजिकली बैड टच तो समझा ही सकते हैं कि इन 4 अंगों पे, अगर कोई आपके लिप्स पे, चेस्ट पे, बिटवीन द लेग्स या पीछे बटक्स पे अगर कोई आपको बार बार टच कर रहा है, तो वो वाला बताना तो एकदम आसान है, बच्चा तुरंत पकड़ लेगा। लेकिन हम बच्चों को ये भी बताते हैं कि जरूरी नहीं कि हर टच पास आके किया जाए। बिल्कुल। अगर कोई आपको मोबाइल पे गलत मैसेज भेज रहा है, ग्लिप्स भेज रहा है, आपको फोटोज भेज रहा है, जोक्स भेज रहा है,
या पास बुला के दिखा रहा है, ये भी बैड टच है। आपको अपने घर में कितना सावधान रहना चाहिए कुरियर रिसीव करते समय। घर पे कोई काम करने आया है किसी किस्म का, तो अगर बच्चा घर पे अकेला है तो कैसे करना चाहिए, फैमिली फंक्शंस में कैसे करना चाहिए, पब्लिक पार्क में आप जाओ तो आपको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, पूरा एकदम से हर चीज़ को इंक्लूड करके हमारे टिप्स हैं। फिर भी अगर कोई आपको अपने पास बुला ले और आप फंस जाएं किसी सिचुएशन में, तो आपको कैसे बचना है, तो वो नो गो टेल, यानी कि जोर से चिल्लाइए नो, वहाँ से भाग जाइए गो, और फिर जाके अपने फैमिली के सबसे विश्वसनीय सदस्य को पूरी बात आप बताइए। नो गो टेल, तो ये बच्चों को रट जाता है, नो मैं चिल्लाऊंगा, गो मैं भाग जाऊंगा, टेल मैं बताऊंगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, आज एक बच्चा कॉकरोच से नफरत क्यों करता है और बटरफ्लाई से प्यार क्यों करता है, क्योंकि हमने हमारे सिस्टम के थ्रू बच्चे को ये बताया है कि कॉकरोच गंदा दिखता है और ये बीमारियां फैलाता है, बटरफ्लाई देखने में कलरफुल होती है और अपना काम करती है और सुंदर दिखती है, तो बच्चे के दिमाग में हमने वो कितनी खूबसूरती से बिठाया हुआ है। लेकिन गुड टच बैड टच के फोटोज तो होते नहीं, वरना हम किताबों में छाप देते कि देखो गुड टच ऐसा दिखता है कॉकरोच जैसा, बटरफ्लाई जैसा, और बैड टच कॉकरोच जैसा दिखता है, क्योंकि बैड टच के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। जिस परिवार के सदस्य पर बच्चे को सबसे ज्यादा भरोसा है वही उसका विश्वास तोड़ दे, तो फोटो कहाँ बनाएंगे हम लोग। तो जो सिग्नल्स हमें बताने हैं, 7 सिग्नल, वो 7 सिग्नल ही वो फोटो है जो बच्चे के दिमाग में छप जाएगी, और बच्चा उस स्थिति को देखेगा ना तो वो समझ जाएगा कि ये मेरे से सही टच नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे बताया गया था कि ऐसे ऐसे बैड टच हो सकता है। तो आप देखेंगे कि 7 टिप्स बताने से बच्चे काफी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी इस देश के हर नागरिक की है कि वो स्पर्श या दूसरे किसी भी माध्यम से, चाहे वो कोई और अपना प्रोग्राम शुरू करे, चाहे वो कोई भी संस्था बनाए, लेकिन हमारी ड्यूटी है इस देश के हर बच्चे को ये बताने की कि कैसे गलत तरीके से घर के लोग या बाहर के लोग आपको बैड टच कर सकते हैं। हम कई प्रकार के भ्रम भी दूर करते हैं कि बैड टच केवल लड़कियों के साथ नहीं होता। समाज में एक बड़ी गलतफहमी है बिल्कुल कि बैड टच तो केवल लड़कियों के साथ होता होगा, फिर हम बताते हैं कि नहीं यार, 53% केस तो लड़कों के साथ होते हैं, 47% लड़कियों के साथ होते हैं। तो जो खतरा छोटी लड़कियों को है उतना ही खतरा छोटे लड़कों को है। कई बार स्कूल में हम सेशन लेने जाते हैं, वो हमारे सामने केवल लड़कियां बिठा देते हैं, तो फिर हम उन्हें कहते हैं कि लड़के कहाँ गए, कि लड़कों को थोड़ी बिठाना है। तो फिर हम बताते हैं कि नहीं, आप सोच के देखिए कि कितना ज्यादा मिसकंसेप्शन है। फिर दूसरी बात हम ये बताते हैं कि बैड टच केवल मेल नहीं करते, कि आप कभी गलत फहमी में हो कि बैड टच केवल मेल करते हैं, फीमेल भी बैड टच करती हैं। और तीसरी गलतफहमी, आज तक लोगों को लगता था कि ज्यादातर बैड टच स्ट्रेंजर करते हैं, हम ये बताते हैं कि 70% मामलों में जान पहचान के लोग करते हैं। तो ये सारी बातें बताने से मैं समझता हूं कि एक अच्छा अवेयरनेस का एनवायरनमेंट तैयार हो जाएगा। हर जगह पुलिस प्रशासन इस देश के कोने कोने में नहीं हो सकता, हर जगह सर सीसीटीवी इसमें नहीं हो सकता। पेरेंटिंग का भी रोल डेफिनेटली पेरेंटिंग का रोल है, लेकिन ज्योति क्या होता है कि स्कूल्स को अगर हम ये कहें ना कि आप पेरेंट्स का सेशन कराओ, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर स्कूल्स कि वो पेरेंट्स को बुला के सेशन करा पाए। काश हम हर साल हर स्कूल में पेरेंट्स के सेशन करवा पाते, बहुत सारे वॉलंटियर्स होते जो अच्छे ट्रेंड होते, वेल ट्रेंड होते, उनको थोड़ी साइकोलॉजी भी पता होती और वो थोड़ा पेरेंटिंग के रूल्स भी जानते, तो हम लोग हमारे देश को बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। अभी भी मुझे तो उम्मीद है कि आने वाले सालों में और इम्प्रूवमेंट होगा। पिछले 6-7 साल में लोगों ने कम से कम चर्चा करनी तो शुरू की है, कम से कम लोग आज अपने बच्चों को थोड़ा बहुत तो सम्मान देने लगे हैं कि नहीं नहीं, ये मेरा परिवार का सदस्य होगा, लेकिन मेरा बच्चे का आत्मसम्मान भी इम्पोर्टेंट है। सर इसमें ना काफ़ी बार मैंने खुद ऐसे पर्सनली काफ़ी केसेस देखे जी जिसमें अगर बच्चा जाके बता भी देता है जी कि मेरे साथ में ये हुआ है, हुआ है जी लेकिन उस पर कोई एक्शंस नहीं लिए जाते हैं। इवन माँ खुद बोल देती है कि नहीं नहीं बेटा चुप रहो, ये तो तुम्हें ही गलत फहमी हो गई है, तुम्हें पता नहीं चला, ऐसा नहीं होगा, या ये चीज़ें बाहर बताने की नहीं होती हैं। तो उस टाइम पे जो बच्चे के मेंटल पे जो इफेक्ट पड़ता है, उस चीज़ के बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे पेरेंट्स को देखिए कि हम तो क्या ये नहीं बात करना कहते ही चाहिए? हैं, देखिए आप जो कह रही हैं यही तो समस्या की जड़ है स्टिल कि होता है सर, हमारी स्टिल होता है। सोसाइटी बच्चों को कुछ बेसिक बातें बताने में हिचक रही है। पेरेंट्स सोच रहे हैं कि शायद स्कूल में पता लग जाएगा, स्कूल सोचता है कि हम बताएंगे तो कोई गलत मैसेज ना चला जाए। पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है, आजकल के मॉडर्न पेरेंट्स, पढ़े लिखे जो पेरेंट्स हैं वो बताते भी हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं बता रहे। और हमारे समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी तो है जिसको केवल रोजी रोटी की परवाह है, वो अपने बच्चों को ये चीज़ें कैसे बताएंगे, उनके पास तरीका नहीं है। तो हमें हमें अगर एक ओवरऑल सेफ्टी सर्कल बनाना है,
तो हमें माँ बाप के दिमाग में से ये निकालना पड़ेगा कि बच्चे को एनकरेज करें कि अगर उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन हो रहा है किसी बैड टच की वजह से, तो आप उसकी मदद करेंगे। ये एनवायरनमेंट आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा घबराएगा कि मैं एक तो पहले तो मैं एक्सप्लॉइट हो रहा हूँ, फिर मैं किसी को बता रहा हूँ तो मुझे थप्पड़ पड़ रहा है या मुझे आंखें दिखाई जा रही हैं, तो वो उसको अपनी डेस्टिनी ना मान ले। ये सबसे बड़ा खतरा है। कभी कभी इसमें सर ऐसा भी होता है हम्म, कि माँ अगर एक्शन ले भी लेती है जी। कि हाँ मेरे बच्चे के मैं साथ में ऐसा कैसे मैं कर दिया, मैं जी। ये नहीं करूंगी, मैं वो करूंगी, हम्म, वो हीट ऑफ द मोमेंट पे तो एक्शन हो गया, लेकिन 10 दिन 15 दिन या फिर 1 साल के बाद में भी मान लो कोई रिलेटिव ही है ये करने वाले, वो रिलेटिव वापस वही सेम चीजें चलती है, देखिए तो बच्चे के समझाइश दिमाग हो में हाँ जाती है, हाँ। पंचायती हो जाती है, और लोग आपस में एक दूसरे को समझा बुझा लेते हैं, और समय के साथ जोश ठंडा हो जाता है। ये सारी बातें आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि वो बच्चे की उम्र अभी बहुत बची हुई है। अगर वो एक 5 साल 10 पर साल का उसके बच्चा दिमाग पे है, बहुत असर पड़ता है इस बहुत चीज ज़्यादा का। असर पड़ता है। मैं कहता हूँ कि वो ऐसी मानसिक कुंठा का शिकार हो जाएगा कि वो जीवन में अपनी पोटेंशियल से जो बन सकता था, वो कभी नहीं बन पाएगा। हम्म हमें ये सोचना पड़ेगा कि भई, और मैं एक बात कह रहा हूँ, वॉलंटियर बनने के लिए ये ज़रूरी कभी नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसमें वो लोग जुड़ते होंगे जिनके साथ ऐसा कभी हुआ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। और सर इसमें सिर्फ बच्चे की मानसिकता के ऊपर ही नहीं, हुँ, वो जो सामने जो कर रहा है ये हुँ। एक्शंस, उसके भी हौसले बढ़ जाते हैं वो। उसके हौसले बढ़ते ही हैं, और वो आगे और बच्चों को भी परेशान कर सकता हम्म है। उस परिवार में उस बच्चे को ही बार-बार परेशान कर सकता है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा, ये बहुत हम्म ज़रूरी बात है। आप सही कह रहे हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स का, हमारे परिवारों का ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि गलत, गलत है। चाहे वो बाहर का आदमी हम्म, करे, चाहे घर का आदमी करे। इनफैक्ट घर का आदमी तो विश्वास तोड़ के कर रहा है। बिल्कुल। जिस आदमी को उस बच्चे की सुरक्षा करनी थी, उसको प्रमोट करना था लाइफ में, हम्म उसी ने उसकी लाइफ के अंदर ये कुंठा पैदा कर दी। तो डेफ़िनेट सी बात है कि ये तो है, और हम लोग ये बताते भी हैं बार-बार। हम बच्चों को तो देखिए, मेरे सामने तो बच्चे बैठे होते हैं। हम्म मैं तो बच्चों को एनकरेज करता हूँ। मेरे सामने टीचर होते हैं, मैं टीचर्स को एनकरेज करता हूँ कि आपकी ये ड्यूटी बनती है कि बात को दबाएँ नहीं। कभी हम्म स्कूल के आस-पास कोई बात हो जाए, या बच्चा घर में एक्सप्लॉइट हो रहा है और बच्चा आपको बता दे, डोंट इग्नोर, प्लीज़ कॉल पेरेंट्स और आप उनको बता दें। आगे पेरेंट्स की कॉल है कि वो उस व्यक्ति के खिलाफ किस हद तक जाना चाहते हैं। हम्म पॉक्सो में एक्ट के तहत वो मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं, या उस व्यक्ति को घर से दूर करना चाहेंगे। देखिए, कानून तो ये कहता है कि गलती हुई है तो सज़ा मिलनी चाहिए। हम्म लेकिन चूँकि ये एक सामाजिक चीज़ है, तो इसमें परिवार को कॉल लेनी है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे का कोई गलतफ़हमी का शिकार है, तो वो आप पूछ लीजिए। लेकिन कोई भी बच्चा, मुझे लगता है कि इतना बड़ा कदम अननेसेसरी तो नहीं उठाएगा। हम्म लेकिन यहाँ पर एक्शन तो लेना पड़ेगा, इग्नोर करना तो सही नहीं है। काफी बार ऐसा भी होता है ना कि जैसे सिबलिंग्स होते हैं, अगर किसी एक बच्चे के साथ में हुआ है और आप वही रिश्तेदार, आपका घर में बार बार वही आना जाना हो रहा है, और फिर वो रिपीटेडली दूसरे सिबलिंग के साथ में भी वही करता है, तो वो दूसरा वाला कह भी नहीं पाता है क्योंकि पहले वाले को जस्टिस नहीं मिला है, उसकी उस बात को रखा ही नहीं गया है सामने, तो दूसरे देखिए, वाला भी बहुत तरह शिकार की होता है। सिचुएशंस हो सकती हैं, बहुत तरह के मामले हो सकते हैं। 1-2 मामलों में ऐसा भी सामने आया है कि माँ-बाप को पता है कि ये व्यक्ति हम्म हमारे घर आता है और मेरे बच्चों को शायद बैड टच करता है। लेकिन वो एक परिवार, गरीब परिवार है, और उस व्यक्ति से उन्होंने लोन लिया हुआ था। हम्म इस कारण से बच्चा एक्सप्लॉइट हो रहा था। तो बच्चा जब किसी रिफ़ॉर्म सेंटर में गया तो ही बच पाया उसके हाथों से। या कई फैमिलीज़ अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं कि फैमिली में बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, अगर ये बात सामने आई, तो इस तरह की चुप्पी साध ली जाती है। तो ये चुप्पी तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चों को पूरी उम्र के लिए ख़त्म कर देती है बहुत हद तक। बहुत मुश्किल है फिर उस बच्चे का उभरना। उभर जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे सर्वाइवर होते हैं, स्ट्रगलर होते हैं, वो निकल लेते हैं, लेकिन ऐसा होना ही क्यों चाहिए? हम उनकी लाइफ़ से इस हम्म चीज़ को दूर क्यों नहीं कर सकते? आप ये बताइए कि चित्तौड़गढ़ के गाँव में एक व्यक्ति बारात में आता है, शराब पी लेता है, गाँव की एक छोटी बच्ची को पकड़ लेता है, रेप करके उसको मार के कुएँ में फेंक देता है। क्यों होना चाहिए? ऐसा क्यों होना चाहिए? मतलब ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं, उस व्यक्ति को 1.5 साल बाद सज़ा मिली जाके, तो हम लोगों को बहुत खुशी मिली, क्योंकि हम फ़ॉलो कर रहे थे लगातार कि क्या होगा, क्या हम्म होगा? और मुझे खुशी है कि राजस्थान में एक ऐसा एनवायरनमेंट बना है कि इस तरह के मामलों में केस ऑफ़िसर बना के जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करके लोगों को सज़ा मिल रही है। लेकिन ऐसा हो ही क्यों? किसी बच्चे के लिए पॉक्सो एक्ट की ज़रूरत ना पड़े, सोसाइटी तो ऐसी होनी चाहिए। पर ये सर वो केसेस है ना जो रिपोर्ट हो रहे हैं। जो रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 70% केस तो रिपोर्ट ही नहीं होते। हाँ। तो हमें रिपोर्टिंग को बढ़ाना पड़ेगा। अगर लोगों को लगेगा कि रिपोर्टिंग करने से इन्वेस्टिगेशन होती है ईमानदारी से,
तो लोग रिपोर्टिंग करेंगे, और उसके बाद कोर्ट्स अगर टाइमली सजा देंगी तो रिपोर्टिंग भी बढ़ेगी और बच्चों में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। देखिए, बच्चे तो अपना काम करेंगे, उनको तो लाइफ में आगे बढ़ना है, बाजार में भी जाना पड़ेगा, हॉस्टल में भी रहना पड़ेगा, बस में भी बैठना पड़ेगा। ये हमारी सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि गलत निगाह रखने वाले लोगों को हम डिस्करेज करें। जो हमने ये अपना लिया ना कि मैं दूसरे के पचड़े में नहीं पड़ूंगा, जो थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे, एक बच्चा बच्ची अकेला सफर कर रहा है, उसके साथ एक संदिग्ध व्यक्ति है, शायद एक दो व्यक्ति ही नोट करता है, बाकी लोग तो अब ऐसे इग्नोर करने लग गए हैं कि जैसे जरूरत ही नहीं है। हाँ पिछले दिनों में हमारे रोडवेज के कुछ कर्मचारियों ने कुछ ऐसे बच्चियों को अपने घरों तक पहुंचाया है। बीकानेर में हुआ, चंडीगढ़ में हमारे हुआ, दो घटनाएं तो मुझे याद है जहां पर की बच्चियां अपने घर से निकल गई और गलत हाथों में पड़ने से पहले स्टाफ की सावधानी की वजह से बच गई। लेकिन ये बहुत कॉमन नहीं है, ये बहुत रेयर है, जबकि ये कॉमनली हमें देखना चाहिए कि हमारे आसपास क्या गलत हो रहा है और फिर उसके ऊपर हम कोशिश करें। ये टोका टाकी बुरी चीज नहीं है कि बच्चे आप कहाँ जा रहे हो, ये आदमी कौन है, केवल इतना क्वेश्चन पूछने से भी कुछ हो सकता है। तो हमने जो ये इग्नोरेंस का आवरण ओढ़ लिया है ना कि भाई हम एक दूसरे के लिए कुछ नहीं करेंगे, उसी चक्कर में ये असामाजिक तत्वों को पनपना हो गया है, मेरा मानना है। इन बीच में कहीं न कहीं पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के साथ में वो कनेक्शन बिल्डअप करना ही पड़ेगा, ताकि बच्चे करना भी खुल पड़ेगा। के देखिए, करें। बच्चों के साथ कनेक्शन बिल्ड नहीं करेंगे तो कोई भी गलत घटना होने पे बच्चा बताएगा क्या? बिल्कुल। तो मैं बच्चों को ये भी प्रेरित करता हूँ, पर्टिकुलरली टीनेजर का जो मेरा सेशन होता है, 13 to 17 ईयर वाली लड़के लड़कियों का, मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि टीनेज में हार्मोनल चेंज होने की वजह से आप लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि जो हमारी पीढ़ी है, यानी कि आपके माता पिता और अंकल आंटी वाली जो पीढ़ी है, वो आपको वैल्यू नहीं देती और आप थोड़े विद्रोही होना शुरू हो जाते हैं। हार्मोनल होता है तो आप थोड़ा सा वैसा होना शुरू होते हैं, कोई मुझे और प्यार ही नहीं करता है। हाँ, कोई मुझे प्यार नहीं करता है या मेरी बात को वैल्यू नहीं मिलती है, ये वैल्यू बच्चों के अंदर बैठने लगता है और उनको लगता है कि दुनिया में सब चीज़ें सोशल मीडिया पे ही हैं या दोस्तों में है। और आजकल सोशल मीडिया का इतना चलन हो गया है कि 13 to 17 ईयर उसमें पूरी तरह घुस चुका है। ऐसे में सोशल मीडिया की सलाह, चाहे वो कितनी भी बेकार सलाह हो, वो रोल अदा करने लग गई है और उनको लगने लगा है कि हम बहुत नॉलेजेबल हो गए हैं, हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो ये बड़ा खतरनाक मामला हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में ये और ज़रूरी है कि हम ये ज्ञान उन तक पहुँचाएँ, ये बात उन तक पहुँचाएँ कि बच्चों, आपको किसी भी तरीके से अगर कोई गलत तरीके से टच कर रहा है, तो ये इग्नोर करने का मामला नहीं है। और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम बनता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली, जहाँ पे हमारे बच्चे एक्सपोज़ हो रहे हैं ऐसे लोगों के लिए, जो वहाँ पर भी प्रोफ़ाइल का चेकिंग कर रहे हैं। वो प्राइवेसी ही नहीं रही है वो। प्राइवेसी नहीं रही है। कई इंस्टाग्राम के चैनल्स पे 13, 14, 15 साल के लड़के-लड़कियाँ इस प्रकार की वीडियो डाल रहे हैं, जो मुझे लगता है कि नहीं डाले जाने ट्रू। चाहिए, क्योंकि वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये एक कोड अपने आप हमें बनाना पड़ेगा कि बच्चों को किस तरह के कपड़े पहनाने हैं और किस तरह की चीज़ें। मैं कपड़ों के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो कर रहा हूँ कि वो जो बहुत ही गलत तरीके के डांस वगैरह करवाए जा रहे हैं या वो चीज़ें हैं, और बच्चे की पूरी डिटेल उसमें शेयर डांस है। भी और काफ़ी ऐसे कंटेंट भी डाले जा रहे मैं हैं। उसी की बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि सोसाइटी को मॉडर्न नहीं होना चाहिए और हमें कंटेम्परेरी नहीं चलना है, बिल्कुल मैं उसके समर्थन में हूँ। लेकिन उसका मतलब आइटम सॉन्ग्स के ऊपर छोटे बच्चों के गलत तरीके के कपड़े पहना के फॉलोअर्स बढ़ाने की जो कोशिश है या लाइक्स बढ़ाने की जो कोशिश है, वो गलत मैसेज दे रही है। और जेन्युइन कंटेंट डालने वाले लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि उनके कंटेंट तो कोई देखता ही नहीं है, क्योंकि इस तरह के कंटेंट देखने वाले लोग तो लाखों में हैं, मिलियंस में हैं, लेकिन सही कंटेंट देखने वाले लोग बचे ही नहीं हैं। तो ऐसे में ये एक सोसाइटी को गलत तरफ भी लेके जा रहा है, क्योंकि ये कंटेंट बहुत ज़्यादा चलते हैं, रील के रूप में बार-बार रिपीट होते हैं, तो आदमी इमीडिएट एंटरटेनमेंट के चक्कर में एक गलत कल्चर क्रिएट कर लेंगे हम लोग। तो अच्छे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हो, बढ़िया चीज़ें हों, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे पहले के ज़माने में जब बच्चा 12th तक होता था तब तक कोई फ़ोन आसपास भी नहीं होता था। जी। बट अभी मैंने काफ़ी नोटिस किया है, ये ऑब्ज़र्व किया है कि आजकल 10th में भी अगर बच्चे पहुँच गए हैं ना, 10th तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, इवन 6th-7th नहीं, स्टैंडर्ड पर पहुँच भी गए मिल हैं, जाते उसके हैं। पीछे कारण अलग है। देखिए, हुँ। 2020 में जब कोरोना आया और कोरोना लंबा चल बट गया। सर उस टाइम पे एक स्पेसिफिक रीज़न था। देखिए, आप कोई चीज़ को एक बार शुरू करेंगे ना हुँ। और वो आपके सिस्टम में आ गया, तो आप उसको टोटली अलग नहीं कर पाएँगे। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। देखिए, 20-21 में कोरोना के कारण स्कूल्स अफ़ेक्ट हुए, तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई और ऑनलाइन क्लासेस का अभी भी चल रहा है। बड़े हद तक स्कूल आज भी उसका इस्तेमाल करते हैं।
जबकि फिजिकली स्कूल चलने शुरू हो गए हैं। हाँ, लेकिन होमवर्क उस पे भेजना, बट असाइनमेंट उस पे व्हाई? भेजना, अगर टीचर्स वहाँ हैं और सब कुछ नहीं नहीं कंडक्ट हो रहा देखिए, है तो इतना यूज करने में कोई बुराई नहीं है अगर हुँ, पेरेंट्स के लिंक पे वो आ रहा है, हुँ, बच्चा उसको देख के उसकी प्रिंट आउट ले ले या बच्चा उसको नोट डाउन कर ले, मुझे उसमें कोई बुराई नजर नहीं हुँ, आती। लेकिन आप ये देखिए ना, आप केवल इसको क्यों देख रहे हैं? हमारे यहाँ जूम के थ्रू या दूसरे हाँ, गूगल के थ्रू जो मीटिंग्स होनी शुरू हुई, तो हुँ, कोरोना तो चला गया, लेकिन हमें ये लगा ना कि कोरोना की वजह से हम ऑनलाइन मीटिंग्स करने लगे क्योंकि हम फिजिकली एक दूसरे को एक्सपोज नहीं करना चाहते थे, पॉजिटिव नहीं करना चाह रहे थे कि हुँ, एक दूसरे से अपने को वायरस ना लग जाए। लेकिन बाद में हमने देखा कि इसके फायदे भी हैं। वर्क फ्रॉम होम केवल कोरोना के लिए आया, लेकिन हुँ, कंपनियों को लगा कि वर्क फ्रॉम होम से ऑफिस के किराए बचते हैं, लोग ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, हुँ, 24 घंटे के लिए हमारे अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसी तरह से स्कूलों को भी ऑनलाइन क्लास में कई प्रकार के फायदे लगे, तो वो कल्चर में रह गया। और आज अगर कोई बच्चे को ये कह दे, तुम तो मम्मी को ये बोल देना कि मेरी ई क्लास है, तुम तो मम्मी को ये बोल देना कि मैडम कोई मटेरियल भेजेगी और मैं तुम्हें भेजूंगा ये वाली चीज़ें, तो अच्छी चीज़ों में ही तो बुरी चीज़ें आएँगी ना कहीं लोग इसी में तो मिक्स करेंगे ना, चलती अच्छी पर चीज़ों सर में। पेरेंट्स के फ़ोन पे अगर वो चीज़ें आती हैं तो पेरेंट्स भी अवेयर रहते हैं उन चीज़ों से, लेकिन उनको नॉट फ़ोन नॉट प्रोवाइड करना नेसेसरीली नॉट नॉट नेसेसरीली। एक फ़ोन अगर घर में इसलिए रखा हुआ है कि इस पे बच्चे की क्लास हुँ, आएँगी, हुँ, उस समय मैं मेरी सोशल मीडिया चला रहा हूँ। मुझे लगता नहीं कि हर जगह पेरेंट्स ये वॉच कर रहे हैं कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं। और बच्चों को पता है कि मुझे डिलीट कैसे करना है, रिसाइकिल बिन कैसे साफ़ करना है। तो मुझे लगता है कि आज टेक्नीक बच्चे जानते हैं और हमसे ज़्यादा हुँ, भी जानते हैं बच्चे टेक्नीक। तो इसीलिए इसका एक ही तरीका है कि बच्चों को ये बताया जाए कि उनके लिए किस उम्र में क्या सही है। वो हुँ, जितना फ़ॉलो कर लें और वॉच कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए वॉच, बहुत अच्छी बात बिल्कुल। है कि भई आप कितना वॉच कैसे करेंगे, बहुत सारी चीज़ें लॉक की जा सकती है, बहुत सारी ऐप्स का इस्तेमाल रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। हुँ, बट हम उतनी लॉकिंग करते हैं क्या? हमें इतना फुर्सत है क्या? और क्या माँ-बाप इस गिल्ट में नहीं है कि हम खुद बहुत फ़ोन यूज़ कर रहे हैं? तो बच्चे को मना करने से पहले क्या आप अपना फ़ोन रख सकते हैं? हाँ, आजकल तो माएँ अपने काम से काम करने दें देखिए, मुझे बच्चे तो फ़ोन ये पकड़ा देते चीज़ हैं। हमारे समाज में इस समय बहुत ज़्यादा है। हम सारे लोग सोशल मीडिया में ग्रसित हैं। हुँ, सारे फैमिली मेंबर कहीं जाते भी हैं, तो आप सीन देख लीजिए, अगर कार चल रही है, तो कार में एक आदमी ड्राइव कर रहा है, बाकी 3 लोग अपने फ़ोन में ही लगे हुए हैं, रादर देन हुँ, टॉकिंग टू ईच अदर। दोस्त आपस में एक-दूसरे से फिज़िकली मिल रहे हैं, लेकिन उस समय वो उन दोस्तों से बात कर रहे हैं, जो फिज़िकली वहाँ नहीं है। नहीं है। तो ये चीज़ें तो हैं ही हैं। तो ये एक अलग मुद्दा है कि सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन को कंट्रोल कैसे करें, इसमें हम लोग प्रिकॉशन कैसे लें, ये एक पूरा अपने आप में अलग मुद्दा है। लेकिन टीनेजर्स के लिए सोशल मीडिया एक्सपोज़र को कंट्रोल करना, उस पे बहुत सारे फेक सेलिब्रिटी प्रोफ़ाइल बने हुए हैं। एक सेलिब्रिटी के हज़ारों फेक प्रोफ़ाइल हैं, हुँ, उसमें फ़ॉलोवर्स खरीद लिए गए हैं, तो देखने में आदमी को लग सकता है कि ये तो इतने फ़ॉलोवर्स हैं, तो शायद वही प्रोफ़ाइल है। वहाँ से उसको ऑफ़र आता है कि आओ मुझसे मिलने आओ, मैं तुमसे फ़ोटो तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहता हूँ। ये ईज़ी ट्रैप है। बच्चे को लगेगा हुँ। कि मैं मेरे फ्रेंड सर्कल में फ़ेमस हो जाऊँगा, अगर इस सेलिब्रिटी से मेरी फ़ोटो हो जाए। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन बच्चों के अंदर है। सोशल मीडिया का एक दिक्कत और है, आप कुछ भी मटेरियल डालते हैं, कंटेंट डालते हैं, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग उसको लाइक करें या लोग उस पे रिस्पॉन्ड करें, और फिर अगर वो नहीं करते हैं, तो हम एक अलग तरह के मेंटल हेल्थ को फेस कर रहे डिप्रेशन हैं। में चले जाते हैं। तो ये चीज़ें इस समय पूरे उफ़ान पे हैं, इस सब का तरीका तो सबको मिलके निकालना पड़ेगा। सर आपने बताया कि जैसे छोटे बच्चे जो हैं वो चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार होते हैं। वैसे ही अगर बच्चे ही बच्चों के साथ में हो, हुँ। तो उसके लिए क्या मतलब सॉल्यूशन निकाला जाए? नहीं, वो तो मैंने आपको अभी ये बात बताई है कि देखिए, 12 साल तक का जो बच्चा है, 10 या हुँ, 12 साल तक का बच्चा है, हम उसको ये मान के चलते हैं कि इसको बता दिया जाए कि बैड टच ये है हुँ, और हुँ, इसको पहचानने का तरीका ये है और इससे बचने की टेक्नीक ये है। 14 से 12-13 से 17-18 साल तक के टीनेजर सेशन में हम ये बताते हैं कि आप ये याद रखना कि अब हमारे देश में 16 से 18 साल तक के माइनर भी अगर हीनियस क्राइम करेंगे, तो उनको भी वही सज़ा मिलेगी। बिल्कुल। क्योंकि वो निर्भया केस के बाद देश का हुँ, कानून बदला था। बदल तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बदल गया और वो रिटेन हुआ है हमारे। तो इसलिए हमें उनको ये बताना पड़ेगा कि अगर आप किसी ऐसे दोस्त की कंपनी में हैं, जो कोई गलत काम कर गया, तो उस गलत कंपनी के कारण, बैड कंपनी बहुत बुरी है बच्चों की। हुँ, तो हुँ, ये जो बैड कंपनी के कारण अगर उसने कोई गलत काम किया और आप भी कहीं ट्रेस हो जाते हैं, तो आपको दिक्कत आ सकती है। और अगर एडोलसेंट्स छोटे बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली इसके बहुत बुरे रिज़ल्ट होंगे, क्योंकि उनके लिए भी सज़ा वही रहेंगी जो एक मेजर के लिए है, एडल्ट हुँ, के लिए है। तो हम ये बात भी बच्चों को बताते हैं
लेकिन सोसाइटी में बहुत लार्ज स्केल पे वॉलंटियरिज्म की ज़रूरत है। हम कुछ 50 लोग मिलके जितना फ़र्क डाल सकते हैं, उतना तो डाल ही रहे हैं सालों से। हम्म। फिर हमारे पास भी ओनली सैटरडे होता है, कुछ घंटे होते हैं। लेकिन इसको एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज़ की ज़रूरत है और जब ये एक्सरसाइज़ बहुत बड़े स्केल पे होगी, तो ये सारी बातें दोनों वर्गों में पहुँच जाएगी। जो छोटा बच्चा है, उसको ये पता लग जाएगा कि तू पहचान लेना कि ऐसा हो रहा है और हम्म। बड़े को ये कि तू ऐसा करेगा तो ये गड़बड़ हो सकती है तेरे साथ। तो दोनों एंगल हमें बताने पड़ेंगे। तो दोनों चीज़ें चलेंगी, किड्स सेशन भी चलेगा और टीनेजर सेशन भी चलेगा। लेकिन इसके लिए वॉलंटियर्स की संख्या और स्कूलों की विलिंगनेस। आज बहुत सारे स्कूलों को जब मेरे वॉलंटियर संपर्क करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं हमने करवा दिया है, सर्टिफिकेट है हमारे पास या हमने तो फॉर्मेलिटी कर दी है, जस्ट फॉर जस्ट फॉर सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट या जस्ट फॉर टिकिंग के भाई टिक मार्क लग हम्म। जाए। लेकिन रियल में बहुत कम स्कूल हैं जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं कि नहीं नहीं ये सेशन तो होना चाहिए। मेरे हम्म। वॉलंटियर्स की तो इतनी डिमांड होनी चाहिए कि वो सोमवार से शुक्रवार तक भी उनको लोग बुलाएं। लेकिन आज उनको सैटरडे के सेशन लेने के लिए कई बार स्ट्रगल करना पड़ जाता है। अब तो हमारा 6 साल हो गया है तो फिलहाल हम लोग बिजी हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि स्कूलों का साइकोलॉजी भी चेंज होना चाहिए। हम लोगों ने कोशिश करी कि हम राजस्थान जयपुर के अपार्टमेंट्स में जाएं और हमने कई अपार्टमेंट्स में संपर्क किया कि आपकी जो ये यहाँ पे 200 फ्लैट हैं, इसमें जो 1000 लोग रहते हैं, हम इनके बीच में सेशन कर देते हैं ताकि परिवारों को पता लग जाए कि सोसाइटी अपार्टमेंट में किस प्रकार से लोगों का आना जाना है और बच्चों को कैसे बचना है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हार्डली हमें 10-12 जगह से ऑफर आया और 3-4 जगह ही हमारे प्रोग्राम हो पाए क्योंकि ज़्यादातर रेजिडेंट एसोसिएशन को इन ये टॉपिक ही नहीं लगता है। उनको हम्म। लगता है कि नहीं नहीं जब कुछ होगा तो पुलिस कुछ कर लेगी। तो सोसाइटी का जो ये रिएक्टिव रवैया है ना, ये जब तक प्रोएक्टिव रवैये में नहीं बदलेगा तब तक समाज को सेव करना बहुत मुश्किल है। अब फिलहाल सर एक एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नई नई चीज़ें योजनाएं हैं जो लेकर आ रहे हैं, उन पे वर्क कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं नए? देखिए, राज्य सरकार को पूरा अधिकार होता है कि वो नागरिकों के लिए कौन-सी नई चीज़ें लेके आते हैं। राज्य का एक बजट होता है हम्म। और वो हर साल फरवरी या मार्च में विधानसभा के दौरान पारित होता है। उसमें राज्य सरकार अपने सभी मंत्रियों और एमएलएज़ और जनता की सलाह लेती है और उनकी मदद से वो लोग अनाउंस करते हैं। अधिकारियों की तो ड्यूटी ये होती है कि वो उन घोषणाओं को सफल करने के लिए कार्य करें। अलग-अलग डिपार्टमेंट होते हैं, पीडब्ल्यूडी है या सामाजिक अधिकारिता है या मेडिकल है या एजुकेशन है और मैं फाइनेंस में हूँ। तो हम सब लोग मिलके तो ये मार्ग प्रशस्त करते हैं कि राज्य सरकार के निर्देशन में उन सारी घोषणाओं को ज़मीन पर उतारने के लिए किस प्रकार से कार्य किया जाए। और अगर सड़क बननी है तो पीडब्ल्यूडी योजना बनाता है कि सड़क कैसे बनेगी और कितना पैसा चाहिए। इसी तरह से अगर कोई नई सामाजिक कल्याण की योजना लागू होनी है, बच्चों का नया स्कूल बनना है या पुराने स्कूल में कोई रिपेयर होनी है, व्यवस्था होनी है, ये सारा काम फाइनेंस जो है अपने निर्देशन में सुपरवाइज़ करता है। और ये सारा काम हमारे जो मंत्री हैं, एमएलएज़ हैं और जो पूरी राज्य सरकार की जो लेजिस्लेटिव है, उसके अलावा पूरी ब्यूरोक्रेसी है, सब मिलके इस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो एक बहुत ही रूटीन का काम है, जिसको अच्छे से करने पर अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। और राज्य सरकार में आप देखते ही हैं कि कितनी प्रकार के नए प्रोजेक्ट आप देखते हैं, कितने नई सड़कें, फ्लाईओवर, मेट्रो हम्म। वगैरह के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। बहुत सारे शहर जिनमें इवन सीवरेज सिस्टम नहीं थे, आज उनमें हम्म। सीवरेज बन रहे हैं। बहुत सारे गाँव जिनमें स्कूल या हेल्थ सेंटर नहीं थे, उनमें हेल्थ सेंटर बन रहे हैं। तो ये सब वित्तीय विभागों की अन्य विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन के कारण ही आता है। हम्म। कमियाँ रह जाती हैं क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती है, रेवेन्यूज़ थोड़े से कई बार हम्म। कम रह जाते हैं, खर्चे ज़्यादा होते हैं। तो कुल मिला के एक बैलेंसिंग एक्ट किया जाता है हम्म। और ये काफ़ी सफलतापूर्वक राजस्थान में हो रहा है। और राजस्थान ने आपने देखा होगा कि पिछले 15 साल में अपने आप को किस प्रकार से प्रेज़ेंट किया है पूरे निखारा है बहुत। पूरे इंडिया के सामने। हम आज एक रागी रेगिस्तानी पिछड़े हुए स्टेट नहीं गिने जाते हैं, प्रोग्रेसिव स्टेट गिने जाते हैं और अब तो हम्म। जितनी बारिश हमें मिलती है उतनी शायद किसी स्टेट को मिलती नहीं है। तो भगवान भी हमारा बदल रहा है कि हमारा जो एक नाम है वो अलग तरह से जाना जाए कि हम एक पानी के मामले में भी अब कम नहीं रहे हम्म। हैं। हमारे यहाँ भी सब चीज़ें प्रॉपर हैं। नहरों को जिस तरह से डेवलप किया जा रहा है, नए-नए डैम्स बन रहे हैं। आई थिंक ये सब काम फाइनेंस डिपार्टमेंट की मदद से होता है। और उसी के तहत हमारे यहाँ एक कर्मचारी और अधिकारियों के लिए बहुत अच्छी स्कीम भी चलती है, आरजीएचएस योजना। वो हम्म। भी एक्सपेंडिचर के अंतर्गत चलती है, जिसमें कि बहुत अच्छे से कर्मचारियों को और पेंशनर्स को और उनकी फैमिलीज़ को इलाज देने का काम
किया जाता अभी है। रिसेंटली आपने आरजीएसएस के वो ऑडिट के भी बहुत सारे किस्से सुने हमने सर, उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। जी, जो आपने आरजीएचएस के ऑडिट के बारे में जो सुना है उसका ये है कि कोई भी योजना जब चलती है उसका ऑडिट का नियम होता है, क्योंकि ये पैसा जनता का पैसा है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का फंड है ये। अब इसमें कोई भी खर्चा अगर हो रहा है तो वो पूरी अच्छी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए, और जिस मकसद के साथ वो पैसा बजट किया गया है, प्रावधान किया गया है, उसी के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और कोई भी योजना में, केवल आरजीएचएस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी योजना में अगर खर्चा या खरीद सही प्रकार से नहीं हुई है, उसको जब सरकारी एजेंसी जांच करती है उसको ऑडिट बोलते हैं। तो ऑडिट एक वार्षिक प्रैक्टिस भी है, और कई मामलों में सरकार विशेष ऑडिट भी कर सकती है शिकायत आने पे। तो आरजीएचएस में भी जनवरी 2025 में हमारे तत्कालीन अधिकारी, जो मेरे सीनियर बॉस थे, उन्होंने कहा कि हमें इस योजना को ऑडिट करना चाहिए, और इसमें आप देखिए कैसे करना है। और आपको जान के खुशी होगी कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे आ रही है। प्राइवेट सेक्टर में तो काफ़ी आ गई है, क्रिएटिविटी में और कॉरपोरेट में, लेकिन हमने गवर्नमेंट सेक्टर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए ऑडिट करवाया, और उसमें जो भी कमियां मिली उसकी रिपोर्ट बनाई, और हमें सरकार से पूरा समर्थन मिला, पूरा सपोर्ट मिला। और उसमें जिन जिन लोगों ने, हमने देखा कि गलत प्रकार से लाभ उठाया था, यानी कि कई अस्पताल ऐसे थे उन्होंने ज़बरदस्ती आईपीडी, यानी जिस मरीज को भर्ती होने की ज़रूरत नहीं थी उसका इलाज करके, उसका इलाज करना बताया, बिल को बढ़ा चढ़ा के बताया, बिना बात की जांचें करवा दी हज़ारों रुपए की, छोटी सी बीमारी का लाखों रुपए का बिल बना दिया। उस प्रकार की चीज़ें हमने आईपीडी में पकड़ी, ओपीडी में भी पकड़ा कि एक आदमी केवल छोटी सी खांसी जुकाम के साथ आया और उसके 18,000 के टेस्ट कर लिए गए पूरी बॉडी के। उसके बाद उसको इतनी सारी दवाइयाँ दे दी गई जिनकी आवश्यकता नहीं थी। आप और मैं भी बचपन से जब बीमार पड़ते हैं तो जानते हैं कि कितने रुपए की दवाई से हम ठीक होते रहते हैं। तो 500 हज़ार रुपए की दवाई से जो चीज़ ठीक हो रही थी, वो 5,000, 10,000, 20,000 तक ठीक होने लगी। तो ये सारी चीज़ें हमें एआई की मदद और हमारी अपनी खुद की जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं हेल्थ में रहा हूँ पीछे, तो उन सब का फ़ायदा उठाते हुए हमने एक अच्छा ऑडिट किया, और उससे हमारे खर्चे में भी कमी आई है। और जिन अस्पतालों और जिन दवा की दुकानों ने ये सारे फ्रॉड किए थे, धीरे धीरे उनके नाम उजागर होने लगे। उनसे जब पूछा गया, उनको सुनवाई करी गई, तो काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व पाए गए। सरकार ने काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया है कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, क्योंकि हमारी इन सब एक्टिविटीज से तब फायदा है जब सरकार की विलिंगनेस से उनके खिलाफ एक्शन हो, और वो हमें भरपूर मिला। तो सरकार ने काफ़ी संख्या में एफआईआर्स करवाई हैं, काफ़ी संख्या में करोड़ों रुपए की वसूली की गई है। और इन सब को देखकर कि गलत लोगों के खिलाफ एफआईआर हो रही है, वसूली हो रही है, और कर्मचारियों को भी पकड़ा गया जिन कर्मचारियों ने अपने कार्ड कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए, कि आप मेरे कार्ड पे कुछ भी दवाई लिख लीजिए, मुझे तो इतना पैसा या इतना सामान दे दो। ऐसे हज़ारों एम्प्लॉय सरकार के सामने आए। सरकार ने ऐसे एम्प्लॉयज़ के खिलाफ भी कार्रवाई का निर्णय लिया है। उनको देखकर अनेक एम्प्लॉयज़ को भी समझ में आ गया है, अनेक अस्पतालों को समझ में आ गया है, अनेक फार्मेसी की दुकानों को समझ में आ गया है कि सरकार जो है वो अपने अधिकारियों की मदद से, ऑडिट के माध्यम से इन सच्चाई का पता लगा चुकी है। और एज ए ऑफिसर मुझे खुशी ये है कि इस चीज़ को लीड करने का या इसको आगे बढ़ाने का मुझे सुअवसर मिला, जिसका मैंने फ़ायदा उठाया, और हमें काफ़ी संख्या में गलत लोग मिले। इसमें सर चैलेंजेस क्या क्या आए आपके सामने? पहला चैलेंज था कि इसका कोई पहले से इतिहास नहीं है कि एआई का इस्तेमाल करके ऑडिट कैसे होगी। ये फर्स्ट टाइम हो रहा था। ये कैसे किया सर आपने एआई का? देखिए, ऐसा है कि आपको अपना दिमाग ये लगाना पड़ता है कि इस प्रोसेस में, वो 25 साल की नौकरी हो गई है मेरी सिविल सर्विस, तो इतना तो एक्सपीरियंस हो ही जाता है कि किस किस तरीके से लोग इसमें प्रोबेबली गलतियां कर रहे होंगे। और फिर आप अपनी गट फीलिंग, इसको गट फीलिंग बोलते हैं, उसके बेस पे आप एआई को यूज करते हैं कि इस डाटा का एआई निकालो। तो एक एक्सरे अगर 17 जगह इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब एक एक्सरे 16 जगह तो गलत ही इस्तेमाल हुआ, क्योंकि 17 जगह वही एक्सरे पाया गया। एक सोनोग्राफी अगर 10 जगह मिली है तो 9 जगह तो गलत ही मिली है। एक डेंटल एक्सरे अगर 34 जगह मिला है तो 33 जगह तो गलती गया है। तो जब हम इसकी जड़ में जाते हैं, उन 33 टीआईडीज का विश्लेषण करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं, तो ये पकड़ में आ जाएगा कि ये कैसे हुआ। तो एआई की खूबसूरती क्या है कि वो डुप्लीकेशन ढूंढने में एक्सपर्ट है। अगर आप किसी इमेज को कई जगह यूज करेंगे, एक ही डॉक्टर की 10 तरह की हैंडराइटिंग मिली और एक हैंडराइटिंग 10 डॉक्टरों के यहाँ मिली, तो इससे साफ तौर पे पकड़ में आ जाता है। तो एआई ने हमारे मैनुअल एफर्ट्स को सप्लीमेंट किया या उसको मल्टीप्लाई किया। तो ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ, राजस्थान इसमें अग्रणी बना,
और अब हमसे दूसरे लोगों ने भी प्रेजेंटेशन मांगे हैं कि हमें बताइए कि हम भी इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आप कन्या भ्रूण हत्या है, आप एक मॉडल स्टेट के रूप में बने कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकना कैसा है, या आप स्पर्श में बच्चों को प्रेरित करना चाहते हैं कि अपने आप को बचाना कैसे है, या आप आरजीएचएस में करिए, हर जगह बात एक ही है, सिंप्लीफिकेशन करिए, अपने आप को इन्वॉल्व करिए। अगर हम एज ए लीडर वहां पर खुद इन्वॉल्व नहीं होते हैं ना, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। उसमें पेन लेना पड़ता है, उसमें एफर्ट करना पड़ता है। कई बार कोई चैलेंज आएगा तो लोग आपकी तरफ देखेंगे कि यार इन्होंने शुरू किया था, अब यही फेस करें। तो आपकी कई बार सिचुएशन खराब भी होती है, लोग आपको उंगली भी उठाएंगे, लोग आपको घेरेंगे भी, लेकिन वही चैलेंज कल को आपको सफलता भी देगा, कुछ सीखने को कुछ सीखने को भी मिलेगा। और डेफिनेट सी बात है, किसी ने कहा है कि अगर जो हमारे एडिसन थे जिन्होंने कि बल्ब बनाया था, कि वो बल्ब जब बना रहे थे तो उनके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट फेल हुए, और लास्ट में जब उनका बल्ब बना तो कंपनी ने कहा कि आपने इतने पैसे खराब किए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने अगर 100वें एफर्ट में बल्ब बनाया है तो 99 एक्सपेरिमेंट में मैंने ये साबित किया कि इस तरह से बल्ब नहीं बनता है। तो वो 99 बार जब मैंने देखा कि ऐसे बल्ब नहीं बनता है, तभी तो 100वीं बार में मैंने बल्ब बनाया। तो इसीलिए ट्राई करना चाहिए। सरकार तो खैर 100 मौके नहीं देगी, या 100 मौके सरकार में लेने का समय नहीं होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट ये बताती है कि जब आप किसी नए रास्ते पे निकलते हैं पूरी कमिटमेंट के साथ, तो कोई ना कोई मंजिल आपको मिल जाती है। और ऐसे में सरकार अगर आपके एफर्ट को सप्लीमेंट कर दे तो आप बहुत लक्की हैं, और हमारे यहाँ ऐसा ही हुआ। और आरजीएचएस में जो पैसा बचेगा डेफिनेटली वो अन्य योजनाओं के काम में आएगा। तो हमारी ड्यूटी बनती है इस तरह के काम करने की। बहुत अच्छा लगा सर, आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जी, थैंक यू। उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस भी आपके बताए हुए रास्ते पे चलेगी, और स्पेशली चाइल्ड के ऊपर जो आप अभियान शुरू कर रहे हैं, वो हमारा अभियान लगातार जारी है। जो हमारे पॉडकास्ट को सुनने वाले या देखने वाले लोग हैं, वो नंबर मैं आपको दे देता हूँ, वो नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश करा दीजिए। तो वो लोग चाहें तो हमारे स्पर्श के पेज पे भी संपर्क कर सकते हैं। और आप अगर समय नहीं दे सकते हैं सेशन के लिए, तो आप हमें स्कूल तो बता ही सकते हैं कि इस स्कूल में करा दीजिए, मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, या मेरे जानने वाले बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। मैं सर हमारे चैनल के माध्यम से मैं उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये सेशन सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए ही ज़रूरी नहीं है, ये पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने भविष्य को तैयार कर रहे हो। वो बच्चे हमारा आने वाला कल भविष्य ही हैं। अगर आप उनको तैयार करोगे तो आप तो 5 से 6 साल के बच्चों को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम तो माँ बाप का ही है। बिल्कुल, बचपन में जब उनको नहला रहे हैं, बेस्ट टीचर नहलाते हुए ही अगर हम उनको थोड़ी थोड़ी समझ देना शुरू करें। हाँ, आजकल 1-1.5 साल का बच्चा भी धीरे धीरे चीज़ों को समझने लग जाता है। बिल्कुल। तो अगर वहीं से ही इन चीज़ों को शुरू किया जाए तो कहीं ना कहीं ये अभियान कहीं सक्षम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा जी। तो मैं चाहूँगी कि पेरेंट्स भी इस चीज़ में पार्ट लें, वो भी इन सेशंस को बखूबी तौर पे सीखें, उनसे क्या करना है, कैसे करना है, एक तरीका क्या होता है बच्चों तक वो बात पहुंचाने का, वो इनिशिएट करें। थैंक यू सो मच सर, हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक्स अ लॉट, इट वाज प्लेजर। उम्मीद है नवीन जैन जी के साथ में की गई बातचीत आप लोगों को पसंद आई होगी। बने रहिए हमारे शो के साथ में, द लेजेंड शो। थैंक यू।